डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? पीछे वाला वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, भूकंप और भूकंपीय तरंग के बारे में अध्ययन कर लिया। इस वीडियो के अंतर्गत हम भूकंपीय तरंग के प्रकार, भूकंपीय तरंग का संचरण, भूकंप का मापन या भूकंपीय तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं स्पेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीछे वाला वीडियो ठीक से देख ले, ताकि यह वीडियो आपको ठीक से समझ में आ जाए। प्राथमिक तरंगे, इसे प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी या लंबवत तथा अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। प्राथमिक तरंगों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे पी तरंग, इसे प्राइमरी तरंग, इसे लंबवत तरंग या इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। यह सबसे तीव्र गति से चलती है तथा सीधी रेखा में गमन करती है, जिसके कारण धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। मान लीजिए यह पृथ्वी है, यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुआ, अर्थात उद्गम केंद्र। कुछ हो गया उद्गम केंद्र। यहां से सबसे पहले धरातल पर कौन से तरंगे पहुंचती है? पी तरंगे। कौन से तरंगे? कारण इसकी गति अधिक होती है, कारण यह सीधी रेखा में चलती है। यह सीधी रेखा में चलती है। हम साइकिल चला रहे हैं, अगर सीधी रेखा है तो हमारा स्पीड भी ज्यादा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो जाने में हमको टाइम लगेगा। तो पी तरंगे जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है, उनकी गति अधिक होती है, इसीलिए धरातल या इपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है। ये तरंगे ध्वनि तरंग के समान होती है। ये तरंगे ध्वनि तरंग के समान होती है। इसमें कंपन की दिशा तरंग के दिशा के समांतर होती है, इसीलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। ये हो गया कंपन की दिशा। मान लीजिए इसमें कंपन हो रहा है ऐसे, तो तरंग भी ऐसी जाएगा, सीधे जाएगा। तो ऐसे कंपन हो रहा है तो एक दूसरे के कुछ हो गया समांतर। क्या जा रहा है? समांतर। तो कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है। देखो प्रत्येक एक दूसरे से समांतर हो रहा है, तो कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है, इसीलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। कौन से तरंग कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन पत्थर को पानी में मारते हैं तो वहां पर जो तरंग उत्पन्न होती है वो ऐसे उत्पन्न होती है। यह द्वितीयक तरंगे है। यह सीधी रेखा में नहीं जा रहा है, एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो इसे द्वितीयक तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। प्राथमिक तरंगे जो होती है उसमें कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है, इसीलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। यह तरंगे अर्थात प्राथमिक तरंगे जो है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में गुजरती है। प्राथमिक तरंगों की विशेषता क्या है कि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में चलती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी हमें इन्हीं तरंगों के आधार पर मिलता है। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो विभिन्न प्रकार की जो तरंगे उत्पन्न होती है उन सभी तरंगों की विशेषताओं के बारे में जानना होगा। जैसे यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में चलती है। कौन सी तरंगे? पी तरंगे। कौन सी तरंगे? पी तरंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि इसकी गति जो होती है वह ठोस में ज्यादा और द्रव में कम। ठोस में ज्यादा और द्रव में कम। सोचो पृथ्वी के कोई भाग में भूकंप हुआ, भूकंप के फलस्वरूप तरंग उत्पन्न हुए और तरंग की गति ज्यादा है, मतलब उसका घनत्व ज्यादा है, उसका घनत्व अचानक तरंग की गति कम हो गया, तरंग की गति, इसे साफ पता क्या चल रहा है? वह द्रव है। क्या है? तो यह अनुमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करना है तो पृथ्वी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है उनकी विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी है। तो पी तरंगे जो है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में गुजरती है। ठोस की तुलना में द्रव में इसकी गति कम होती है। किस तरंग को? पी तरंग का। अर्थात ठोस में इसकी गति अधिक, द्रव में कम और गैस में उससे भी कम होती है। केवल पी तरंगे ही केंद्र तक पहुंचती है, इस तरंगे नहीं पहुंचती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ केंद्र है, तो केंद्र तक मात्र केवल तरंगे पहुंचती है, केवल पी तरंगे ही पहुंचती है। अगला है द्वितीयक तरंगे या इसे एस तरंगे या सेकेंडरी तरंगे कहते हैं। इसे द्वितीयक तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। इसकी गति पी तरंग से कम होती है, जिसके कारण इसका अभिलेखन पी तरंग के बाद अंकित किया जाता है। कहने का मतलब है कि एस तरंगे जो है इसकी गति पी तरंगी की अपेक्षा कम होती है।
पी तरंग की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इसीलिए या ईपी सेंटर पर या अधिगम केंद्र पर उसके बाद पहुंचती है, पी तरंगों के बाद पहुंचती है। इसीलिए सिस्मोग्राफ पर इसका अभिलेखन भी बाद में होता है। ये तरंगे प्रकाश तरंग के समान होती है। इसमें कंपन की दिशा तरंग के दिशा के समकोण पर होती है। जैसे मान लीजिए ये तरंगे इस प्रकार से चल रही है, इसमें जो कंपन की दिशा होती है, और ये तरंग उत्पन्न हो रहा है, ऐसे तरंग, ये कंपन ऐसे हो रहा है, तो ये कंपन की दिशा तरंग के दिशा के समकोण पर होती है। क्या डिग्री पर, 90 डिग्री। तरंग उत्पन्न हुआ है और एक कंपन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो कंपन की दिशा तरंग के दिशा के समकोण पर होती है, 90 डिग्री पर होती है। इसीलिए इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इस तरंगे या द्वितीयक तरंगे जो है वह द्रव में जाने के बाद समाप्त हो जाती है। कौन से तरंगे, इस तरंगे द्वितीयक तरंगे। कौन से तरंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे मिला। मान लीजिए पी और एस दोनों तरंगे चले, पी और एस दोनों तरंगे चले, पी की गति कम हुआ और एस समाप्त हो गया, पी की गति कम हुआ और एस कोची हो गया, समाप्त हो गया। इसे साफ पता चलता है कि वहां द्रव है, इसीलिए एस कोची हो गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से इन सभी विशेषताओं के आधार पर एक पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। अगला है धरातलीय तरंग। सिस्मोग्राफ पर सबसे अंत में अंकित किया जाता है, सबसे लास्ट में, सबसे अंत में इसको अंकित किया जाता है। ये तरंगे धरातल के ऊपर वाले भाग पर चलती है और इनकी गति सबसे कम होती है। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है। तो सबसे अधिक गति करने वाले तरंग पी, इसके बाद एस और इसके बाद एल। परंतु पी और एस भूगर्भिक तरंगे है और एल जो है वह धरातलीय तरंगे है। भूकंपीय तरंग का संचरण, भूकंप के फलस्वरूप जो तरंग की उत्पत्ति होती है उसका संचरण कैसे होता है। तो पी तरंग में कंपन तरंग की दिशा के समांतर होती है। हम लोगों ने देखा कि पी तरंग में कैसे कंपन होता है, ऐसे होता है, और तरंग भी ऐसे उत्पन्न होता है, इसीलिए समांतर हो रहा है। कुछ हो रहा है, समांतर, तरंग की दिशा के समांतर होता है, जिसके कारण मान लीजिए तरंग भी ऐसे उत्पन्न हो रहा है, कंपन भी हो रहा है, तरंग भी उत्पन्न हो रहा है, तो एक दूसरे को धक्का देंगे। क्या देंगे, धक्का देंगे। तो घनत्व जहां अधिक होगा वो फैलाव करेगा या तो दबाव लाएगा, फैलाव चाहे दबाव लाएगा। एक एग्जांपल, एक मोटा व्यक्ति है, अगल बगल पतला व्यक्ति है, तो उसको दाब सकता है, नहीं दाब सकता है, तो ये फैलल रहेगा, उसमें फैलाव रहेगा। और अगर बीच वाला व्यक्ति जो होता है वो कमजोर रहेगा, उसका घनत्व कम रहेगा, तो अगल बगल वाला व्यक्ति क्या कर देगा, दबाव ला देगा। तो इस तरंगे के फलस्वरूप क्या होती है कि दबाव डालता है, क्या करता है, दबाव डालते हैं। फलस्वरूप घनत्व में भिन्नता के कारण शैलों में या तो संकुचन होता है, ये संकुचन हो रहा है, या तो उसमें कुछ होता है, फैलाव होता है, संकुचन या फैलाव होता है। द्वितीयक तरंगे में कंपन तरंग की दिशा के समकोण पर होता है, ये ऐसे तरंगे चलती है। इसमें कंपन जो होता है, एक कंपन तरंग की दिशा के समकोण पर हो रहा है, तरंग की दिशा के समकोण पर होता है, जिसके कारण पदार्थों में क्या होता है, गर्त बना, कुछ बना, गर्त, और उभार होता है, मतलब ऊपर उठता है तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। अर्थात यह तरंगे जो होती है इस तरंगे ऐसे चलती है। सीधी सी बात है कि अगर हम टेढ़े मेढ़े चलेंगे, आड़ी तिरछी चलेंगे, तो निश्चित है कि हमको जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। एक साइकिल चलाने वाला लड़का है, वो सीधे चल रहा है, तो उससे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साइकिल को इस प्रकार से लौराते हुए चलेगा तो बगल वाला को दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। तो इसीलिए पी तरंगों से ज्यादा विनाशकारी कौन होते हैं, इस तरंगे। कौन सा तरंगे, इस तरंगे। ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंपीय तरंग का अभिलेखन नहीं किया जाता है उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। सोचे वाली बात है कि यह पृथ्वी है, यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुआ, क्या उत्पत्ति हुआ, भूकंप के, और भूकंप के फलस्वरूप तरंग उत्पन्न हुए। क्या तरंग सभी दिशाओं में गए, नहीं, कुछ जगहों पर उनका अंकन होता है और कुछ जगह पर उसका अंकन नहीं होता है। द्रव अवस्था में इस तरंगों का अंकन किया जाएगा, सोचे वाली बात है, समझ करके बताओ। क्या द्रव अवस्था में इस तरंगों का अंकित किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहां कहता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पी तरंगे और एस तरंगे दोनों नहीं पहुंचती है।
कुछ ऐसे क्षेत्र होता है, पृथ्वी का कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर इस तरंगे पहुंचती ही नहीं है। इसीलिए जिस क्षेत्र पर तरंगे नहीं पहुंचती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? छाया क्षेत्र। अर्थात उस जगह की जानकारी हमको नहीं मिलने पाएगा। जहां जहां पर तरंगे पहुंचती है वहां वहां पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलेगा। इसीलिए जब कभी हम एक्सरे करवाना जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, तो गला में जितना भी सोने का आभूषण पहनते हैं उन सबको क्या करता है? निकलाता है। क्यों? क्योंकि अगर वह रहेगा तो उसका अंकन नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसे भूभाग या अंदर वाले भाग होते हैं जहां पर भूकंपीय तरंग का सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंग का अभिलेखन नहीं किया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम? छाया क्षेत्र। अधिगम केंद्र से 105 डिग्री के सभी दूरी पर पी और एस तरंगों का अभिलेखन किया जाता है। अधिगम केंद्र से मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहां भूकंप की उत्पत्ति हुआ और यहां अधिगम केंद्र है, जहां धरातल पहुंचा उसको बोलेंगे अधिगम केंद्र। यहां से 105 डिग्री तक, क्या डिग्री तक? 105 डिग्री तक दोनों तरंगे, यहां 105 और यहां 105, 105 डिग्री तक दोनों तरंगे का अभिलेखन किया जाता है। पी तरंगे और एस तरंगे, दोनों तरंगे का अभिलेखन किया जाता है। परंतु 105 से 145 के बीच, 105 यहां है, मान लीजिए 145 यहां हो गया, यहां से 145 यहां हो गया, 105 से 145 के बीच ई वाला भाग, इस पर न तो पी तरंगों का अंकन किया जाता है न तो एस तरंगों का अंकन किया जाता है। फिर से 105 और 145 के बीच पी तरंगे और एस तरंगे दोनों नहीं पहुंचती है। इसीलिए यह पी और एस दोनों का छाया क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? 105 से 145 डिग्री के बीच। 105 डिग्री तक सभी दिशाओं मिलेंगे, लेकिन 105 से 145 के बीच पी और एस दोनों तरंगे जो होती है वो नहीं पहुंचती है। इसीलिए यह पी और एस दोनों तरंगे का छाया क्षेत्र कहलाता है। 145 के बाद, 145 के बाद ई बच गया, 145 के बाद पी तरंगे तो दिखाई देती है लेकिन एस तरंगे समाप्त हो जाती है। जैसे यह है पी तरंग का छाया क्षेत्र और यह है एस तरंग का छाया क्षेत्र। यह है ईपी सेंटर या अधिगम केंद्र, धरातल का वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे महसूस किया जाता है या पहुंचती है, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर यहां से 105 डिग्री तक, ये देखो 105 डिग्री तक, 105 डिग्री तक ये दोनों तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे, इसमें भी देखेंगे 105 तक पी तरंगे और एस तरंगे, या एस तरंगे को दिखा रहा है, एस तरंगे और यहां भी पी तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे दोनों 105 डिग्री तक अंकन किया जाता है। 105 से 145 तक पी का छाया क्षेत्र है, ई वाला छाया क्षेत्र बन गया, किसका? पी का, 105 से 145 तक। और यहां पर 105 के बाद, 105 के बाद इस तरंगे दिखाई नहीं देता है। अर्थात किसका छाया क्षेत्र अधिक होगा? पी का कि एस का? एस का। किसका? एस का। पी का छाया क्षेत्र 105 से 145 तक, 105 के बाद यह दिखाई नहीं देता है, इसीलिए एस का छाया क्षेत्र अधिक होता है और पी का छाया क्षेत्र कम होता है। अब सोचे वाली बात है, क्या कारण है? जैसे मान लीजिए ए वाले यहां से तरंगे उत्पन्न हुए, यहां जा रहे हैं तो यहां घनत्व ज्यादा हो गया, घनत्व क्या हो गया? घनत्व ज्यादा होने के फलस्वरूप इनमें विचलन हुआ होगा और विचलन होकर के फिर जाकर के आई की ओर मुड़ गए होंगे। तो इस प्रकार से यह वक्राकार पथ पर गमन करती है। लेकिन यहाँ तरंगे जो होती है यहाँ जैवे नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये द्रवित अवस्था में। कौन अवस्था में? द्रवित अवस्था में। ऐसे भी जानते हैं कि इस तरह की द्रवित अवस्था में गमन नहीं कर सकती है, गति नहीं कर सकती है, वहां जाकर के वे समाप्त हो जाती है। भूकंप का मापन, भूकंप का मापन दो आधारों पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है? एक तीव्रता के आधार पर, भूकंप कितनी तीव्रता से आया है, और दूसरा का आघात के तीव्रता के आधार पर, इस भूकंप के फलस्वरूप कितना जन धन की हानि हो रहा है। तो भूकंप को दो आधारों पर मापा जाता है। एक, भूकंप की गति क्या है, भूकंप की तीव्रता क्या है, और दूसरा का इससे कितना आघात हो रहा है। आघात कहने का मतलब इससे कितना जन धन के हानि हो रहा है। तो भूकंप का जो
मापन होता है वह तीव्रता के आधार पर और आघात के आधार पर। भूकंप के तीव्रता का मापन जो होता है वो रिक्टर स्केल से होता है। किस स्केल से होता है? हाँ, याद रखना होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से होता है, जबकि आघात की तीव्रता का मापन मार्कोली स्केल से किया जाता है। अर्थात कितना चोट या कितना जनधन की हानि हो रहा है उसका मापन हम मार्कोली स्केल से करते हैं, जबकि कितना तीव्रता से आया है उसे हम रिक्टर स्केल से कहेंगे। कौन स्केल से करेंगे? रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल क्या है? यह एक परिमाणात्मक माप। अभी जो नेपाल में, बिहार में, उत्तराखंड में जो भूकंप आया वो 6 की स्पीड से आया कि 7 की स्पीड से आया कि 8 की स्पीड से आया, इसीलिए रिक्टर स्केल के द्वारा जो मापन किया जाता है वह परिमाणात्मक है। इसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है, अर्थात इसमें जो स्केल का प्रयोग किया जाता है उसमें 0 से लेकर के 10 तक लिखा होता है। स्केल पर प्रत्येक इकाई पिछले इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 7, 8, 9, 10। तो अगर भूकंप का मापन किए, तीव्रता बताया 1, कितना बताया? मतलब क्या बता रहा है? 0 से 10 गुना भूकंप ज्यादा आया है। अगर भूकंप की तीव्रता बताया 2, अर्थात 1 से कई गुना? 10 गुना, पिछले से 10 गुना। दूसरा का मार्कोली स्केल, यह गुणात्मक है, माप है, यह अनुभव आधारित है। यह नहीं बताता है कि 15 हो रहा है कि 20 हो रहा है कि 30 हो रहा है, ठीक है? यह अनुभव आधारित है। इसमें 1 से 12 तक माप रखा गया, 1 से 12 तक माप रखा गया है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि 7 हुआ, अर्थात इससे इतना हानि हुआ होगा, अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। 8 हुआ होगा, इससे इतना हानि हुआ होगा। किसी स्केल द्वारा? मार्कोली स्केल द्वारा। इसमें 1 से 12 तक माप रखा गया है। इसमें होने वाले जन धन की हानि को बताया जाता है, अर्थात एक तीव्रता को बताता है, एक जन धन की हानि को बताता है। अर्थात भूकंप की माप 2 स्केल से किया जाता है, एक रिक्टर स्केल से और दूसरा का मार्कोली स्केल से। गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। भूकंप के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तरंगें उत्पन्न होती है और उन्हीं तरंग की विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत भूपरपट्टी, उसके नीचे प्रवार, सबसे नीचे क्रोड। सबसे धरातल की जो सबसे ऊपरी भाग है ये भूपरपट्टी, उसके नीचे यह वाला जो भाग है ये पूरा मेंटल या प्रवार, और ये अंदर वाला जो भाग है इसे क्रोड कहा जाता है। तो तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को कुल 3 भागों में बांटा गया है। इस आकृति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को दिखाया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिसे भूपरपट्टी कहा जाता है, ये भूपरपट्टी, क्रस्ट तथा मेंटल, ये पूरा क्रस्ट हुआ। क्रस्ट तथा मेंटल के बीच के जो असमता क्षेत्र है उसे मोहो असमता क्षेत्र या मोहोरोविक असमता क्षेत्र, तथा मेंटल और क्रोड, ये मेंटल हो गया, क्रोड के बीच जो असमता क्षेत्र है उसे गुटनबर्ग असमता क्षेत्र कहते हैं। अर्थात असमता क्षेत्र या अशांतता क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर अचानक घनत्व, तापमान या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो धरातल से लगभग 30 किलोमीटर की मोटाई तक भूपरपट्टी, 30 किलोमीटर की मोटाई तक भूपरपट्टी, और भूपरपट्टी से नीचे 2900 किलोमीटर की मोटाई तक मेंटल या प्रवार, तथा 2900 किलोमीटर से केंद्र तक या 6378 किलोमीटर तक क्रोड का विस्तार है। भूपरपट्टी प्लस ऊपरी मेंटल बराबर स्थल मंडल। पट्टी और ऊपरी मेंटल मिलाकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, जो धरातल से लगभग 200 किलोमीटर की मोटाई तक है। धरातल से या भूतल से 200 किलोमीटर की मोटाई वाला भाग जो होता है वे स्थल मंडल कहलाता है। इस प्रकार के असमता क्षेत्रों को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कमरगेल, असमता क्षेत्र, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। मोह असमता क्षेत्र, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। रेपेटी असमता क्षेत्र, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच। गुटेनबर्ग का असमता क्षेत्र, निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच। जबकि लेहमान असमता क्षेत्र जो है वह बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच है।
भूपरपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें जल्दी टूटने की प्रवृत्ति होती है, यह ठोस और भंगुर होती है। महासागर के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। अर्थात भूपरपट्टी की मोटाई सभी जगह एक समान नहीं है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों के नीचे औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। इसका घनत्व अर्थात भूपरपट्टी का घनत्व 2.25 से 2.75 ग्राम घन सेंटीमीटर है। प्रवार भूपरपट्टी के नीचे मोह असमता क्षेत्र से 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। मान लीजिए पृथ्वी का अंदर वाला भाग है, ये भूपरपट्टी है। भूपरपट्टी और मेंटल के बीच वाला भाग मोह असमता क्षेत्र कहलाता है। तो मोह असमता क्षेत्र से 2900 किलोमीटर तक, यहां से 2900 किलोमीटर तक के भाग को प्रवार कहा जाता है। मोह असमता क्षेत्र से 400 किलोमीटर वाले भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ मोह असमता क्षेत्र है, यहाँ से 400 किलोमीटर वाले भाग को दुर्बलता मंडल कहलाता है। और यहीं से ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल मैग्मा निकलता है। दुर्बलता मंडल जो है वह आंशिक द्रव अवस्था में है, जहां से ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकलता है। निचला मेंटल या प्रवार जो है वह द्रव अवस्था में है, जहां द्वितीयक तरंगे समाप्त हो जाती है। भूकंप के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तरंगे उत्पन्न होती है, उन तरंगों में द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे की विशेषता यह है कि वह द्रव में जाने के बाद समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से मेंटल या निचला मेंटल या प्रवार जो है वह द्रव अवस्था में है और वहां पर द्वितीयक तरंगे समाप्त हो जाती है। भूपरपट्टी एवं ऊपरी मेंटल मिलाकर के स्थल मंडल कहलाता है। ये भूपरपट्टी हो गया और ऊपरी मेंटल, ये ऊपरी मेंटल। भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल ये दोनों स्थल मंडल कहलाता है, या जिसकी मोटाई जो है वह धरातल से 200 किलोमीटर तक है, जिसकी मोटाई धरातल से 200 किलोमीटर तक है। क्रोड गुटेनबर्ग असमता क्षेत्र से केंद्र तक विस्तृत है। मेंटल और क्रोड के बीच के असमता क्षेत्र को गुटेनबर्ग असमता क्षेत्र कहते हैं। तो गुटेनबर्ग असमता क्षेत्र से 6371 किलोमीटर तक यानी क्रोड तक यह विस्तृत है। क्रोड दो भागों में बांटा गया है, जिसमें बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड जो होता है वह लेहमान असमता क्षेत्र से अलग होता है। बाह्य क्रोड जो है वह 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, जबकि आंतरिक क्रोड जो है वो 5150 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये क्रोड है, क्रोड दो भागों में विस्तृत है, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो गुटेनबर्ग असमता क्षेत्र से 5150 किलोमीटर तक बाह्य क्रोड, जबकि 5150 यहां से आंतरिक क्रोड जो है वह 5150 से 6378 किलोमीटर तक विस्तृत है। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड जो है वह लेहमान असंबद्धता क्षेत्र से अलग होता है। मेंटल और क्रोड के बीच, एक मेंटल हो गया और एक क्रोड की सीमा रेखा पर घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। क्रोड का घनत्व 13 ग्राम घन सेंटीमीटर है। क्रोड में लोहा एवं निकल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसे नीफे परत कहा जाता है। नीफे अर्थात Ni निकेल, Fe अर्थात आयरन, अर्थात इस परत को नीफे कहा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ऑस्ट्रिया के एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को 3 भागों में बांटा: सियाल, सीमा और नीफे। सबसे ऊपरी परत सियाल, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है, या जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम अत्यधिक मात्रा मिलती है। उसी प्रकार से दूसरा परत है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम अत्यधिक मात्रा मिलती है। इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वह अत्यधिक मात्रा मिलती है। नीफे, निकेल और फेरस, इस परत में निकेल और फेरस की अधिकता होती है। बाह्य अर्थात सियाल परत का घनत्व 2.75 से 2.9 के बीच, जबकि सीमा परत 2.9 से 4.75 और नीफे परत का घनत्व जो है वो 4.75 से 12 तक माना। अर्थात ऑस्ट्रिया के भूगोलवेत्ता स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा, जिसके अंतर्गत सियाल, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता के कारण इसे सियाल बोला। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसे सीमा बोला, जबकि निकेल और फेरस की प्रधानता के कारण इसे नीफे बोला। जिसमें सियाल का घनत्व 2.75 से 2.90, जबकि सीमा का घनत्व 2.90 से 4.75
और नीफे का जो घनत्व है वो 4.75 से 12 तक माना। सियाल यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी रासायनिक परत है जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, जिसके कारण इसे सियाल कहा जाता है। महाद्वीपों का निर्माण इसी से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के भूगोलविद स्वेस ने कहा कि महाद्वीपों का निर्माण जो है वह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ है। सीमा, सियाल परत के ठीक नीचे सीमा परत है। सियाल के ठीक नीचे सीमा परत है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है, जिसके कारण इसे सीमा परत कहा जाता है। अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इस परत को सीमा परत कहा जाता है। महासागरीय भूपर्पट्टी का निर्माण इसी से। सियाल जो परत है वे ठोस अवस्था में है, जबकि सीमा परत जो है वे द्रवित अवस्था में है। सियाल सीमा पर तैर रहा है। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। नीफे जो है वह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसमें निकेल और फेरस की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसे नीफे कहा गया है। अर्थात सबसे आंतरिक परत में निकेल और फेरस की मात्रा अधिक है, जिसके कारण इसे नीफे कहा गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी सबसे सटीक हमें भूकंपीय तरंग के आधार पर मिलता है, जिसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड या क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में विभाजित किया गया।